अच्छा, अगला चैप्टर जो है वो हम रिस्पायरेशन का जो लाइफ प्रोसेसेस के एक चैप्टर में आ जाता है उसको हम, क्योंकि मैं आपके आसानी के लिए मैंने इसकी वीडियोस पहले बनाई हैं और हम इसको डिस्कस भी अलग उसके साथ साथ करेंगे, ताकि क्योंकि उस पूरे चैप्टर में इम्यूनिटी भी है, लिम्फेटिक सिस्टम भी है, ट्रांसपोर्ट, रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, सारा, तो वो बड़ा चैप्टर हो जाता है एक साथ पढ़ना, तो उसको मैंने इसलिए डिवाइड कर दिया। उसके MCQ सॉल्व करने लगे हैं 5 पेपर के। सबसे पहले MCQ है, म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन। अच्छा, गॉबलेट सेल्स होते हैं हमारे पास जो कि क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं ताकि जो है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं। अभी हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये हमें मिलते हैं ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, GIT में भी मिलते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मिलेंगे। तो यहाँ पर रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ट्रैकिया और ब्रोंकाई में मेन मिलते हैं। मैं आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम की डायग्राम भी यहाँ पर शो कर दूँ ताकि थोड़ा समझना आसान हो जाए। ये वाली डायग्राम से पहले देखें। सबसे पहले है नेज़ल पैसेजेस, यहाँ से इंटर होगी एयर और आएगी पहले फेरिंग्स में। फेरिंग्स से भी कुछ पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपके पास नेज़ोफेरिंग्स जो कि नोज़ के पीछे वाला फेरिंग्स है वो, उसके बाद आ जाएगा ओरोफेरिंग जो कि माउथ के पीछे वाला फेरिंग्स है वो, और लैरिंजोफेरिंग जो लैरिंग से पीछे वाला फेरिंग्स है वो। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हैं इसके। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो जब वाइब्रेट करती हैं तो एयर से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। फिर आता है ट्रैकिया, ये है सारा ट्रैकिया जो मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रैकिया के पास C शेप कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, और MCQ जो आपसे काफ़ी पूछा जाता है C शेप क्यों होते हैं, क्योंकि एक तो ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाएं और पीछे से C का ये वाला जो हिस्सा कवर नहीं है, ये क्यों है एक्चुअली, इसलिए क्योंकि इसके पीछे से जा रहा है हमारे पास इसोफेगस। तो यहाँ पर पीछे से इसोफेगस जा रहा होगा तो इस वजह से पीछे से, क्योंकि इसोफेगस कोई ना ये बंद कर लें तो इस वजह से C शेप होता है। फिर ट्रैकिया आगे डिवाइड हो जाता है हमारे पास ब्रोंकस में, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस होता है। ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में। जैसे अगर भी मैं बनाऊँ, ब्रोंकस है एक, ये राइट है, ये लेफ्ट है, एक को देख लेते हैं। आगे फर्दर डिवाइड हो जाएंगे ब्रोंक्यूल्स में, छोटी ब्रांचेस में। ये डिवाइड होते हैं एल्वुलर डक्ट में। ठीक है, एक डक्ट बन जाती है। फिर ये एल्वुलर सैक होता है। एल्वुलर सैक के अंदर बहुत सारे एल्वुलाइस मौजूद होते हैं। एक एल्वुला को खोल के देखें उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और एल्वुला के अराउंड ब्लड वेसल्स बहुत सारी होती हैं ताकि गैस एक्सचेंज कर सके। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम का है। ठीक है, तो बात थी एक्चुअली म्यूकस की कि हमारे पास म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स जो हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, तो है हमारे पास ट्रैकिया ब्रोंकाई में। तो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन, तो ये ट्रैकिया, इसका आंसर हो जाएगा D। अगला MCQ साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज ह्यूमन। मैंने अभी बताया कि एल्वुला जो है उसके अराउंड बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं और यही साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज है कि हमारे पास एल्वुला से ब्लड में आ जाएगी ऑक्सीजन और ब्लड से वापस कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुला में जाएगी, यहाँ से ब्रीथ आउट कर दी जाएगी। तो एल्वुला इसका आंसर है। अगला MCQ, Respiratory tubules are termed as bronchioles when they attain the diameter of। तो bronchioles हम कब कहते हैं, जब उनका डायमीटर कहाँ तक पहुँच जाए। तो ये टिपिकल याद करने वाला है, 1 मिलीमीटर का जब डायमीटर हो जाए तो ब्रोंकाई से हम ब्रोंक्यूल्स का नाम दे देते हैं, डायमीटर कम होता जाता है। आगे ये लेबल दी वाई इन दी डायग्राम। ये वाई क्या है एक्चुअली, ये मैं आपको एक अच्छी डायग्राम से दिखा दूँ कि ये वाले डायग्राम से भी देख लेंगे। इस डायग्राम से देखें आप, यहाँ पर ये वाला डायग्राम से देखें पहले। देखें ये वाले डायग्राम में पहले हम वही सारी चीज़ें लोकेट करते हैं। ये है आपके पास नोज़ के अंदर होगी नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के बाद होगा फेरिंग्स, फेरिंग्स के वही 3 पार्ट, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आ जाता है लैरिंग जिसको वॉइस बॉक्स का नाम दिया था। ट्रैकिया, इसमें C शेप कार्टिलेज, इसके पीछे इसोफेगस। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, सारे MCQ हैं। उसके बाद राइट टू लेफ्ट ब्रोंकस, इसको प्रिंसिपल ब्रोंकस भी नाम देते हैं। डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल आगे डिवाइड होती हैं एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सैक, एल्वुलर सैक के अंदर बहुत सारे एल्वुलाई मौजूद होते हैं। ठीक है, इन्होंने राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, और नीचे ये लंग्स हैं, और लंग्स के नीचे क्या है, ये एक्चुअली पूरी लंग्स की कैविटी को हम नाम देते हैं, या तो ये चेस्ट कैविटी आप कह लें, इसके अंदर हार्ट भी होगा, इसोफेगस भी होगा, या इसको हम थोरेसिक कैविटी भी नाम दे सकते हैं, थोरेसिक कैविटी। अब नीचे ये सारा है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो इन दोनों को सेपरेट करने वाली कोई तो चीज़ होनी चाहिए, तो ये बीच में एक मसल होता है, इसको हम डायफ्राम का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब ये वाली चीज़ को माइंड में रखते हुए ये चीज़ देखें। तो ये क्या है, एक्चुअली लंग्स हैं, नीचे क्या है, ये डायफ्राम आ रहा है, यहाँ पर नीचे एब्डोमिनल कैविटी होगी इसके नीचे। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअली ये डायफ्राम है।
उसके बाद इन दी पैसेजवेज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स आर कॉल्ड, ऊपर हमने देखा है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स गॉबलेट सेल्स कहते हैं, और कहाँ कहाँ मौजूद थे ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई में रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली पाए जाते हैं। उसके बाद द रेस्पिरेटरी सरफेसेस एग्जिबिट फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक, रेस्पिरेटरी सरफेस के कौन से करैक्टरिस्टिक होते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि रेस्पिरेटरी सरफेस है, जैसे ये एल्वेलाई है, तो इसके अराउंड बहुत सारा क्या होगा, ब्लड वेसल्स मौजूद होंगी ताकि ब्लड ज़्यादा हो और गैसेज एक्सचेंज हो सके। उसके बाद ये मॉइस्ट होगा ताकि अच्छी गैसेज एक्सचेंज हो सके। उसके बाद ये परमेबल होगा। उसके बाद इसमें जो लेयर्स हैं मतलब सेल की थिकनेस है वो कम होगी। तो ये बेसिक चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। अब देखते हैं इट मस्ट भी परमेबल, ये बिल्कुल ठीक है। उसके आगे भी देखने थे, मस्ट भी थिक फॉर लो डिफ्यूजन, नहीं मैंने बताया कि इसमें लेयर्स कम होती हैं तो थिन होता है ताकि डिफ्यूजन आराम से हो, तो ये गलत है। इट शुड भी नॉन वेस्कुलराइज, बिल्कुल गलत है। जब हमारे पास वेसल ज़्यादा होंगे, मैंने बताया, तो ही गैसेज एक्सचेंज होगी। इट शुड हैव लो वेंटिलेशन मैकेनिज्म, नहीं वेंटिलेशन ही तो करनी है, इसका मैकेनिज्म ये कम हो जाए तो गैसेज एक्सचेंज कैसे होगी। तो यही इसका राइट आंसर है। उसके बाद है दी फॉलोइंग पार्ट इज कॉमन इन बोथ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, आपको समझ आ गया। उसके बाद ये एमसीक्यू आपको भी गलत नहीं करेंगे। इस डायग्राम से देखें या इस डायग्राम से पहले देखते हैं। देखें ये वाली डायग्राम मैं मिटा दूँ पहले ये चीज़ें। देखें यहाँ पर ये कह रहे हैं कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि कॉमन है। देखें ये ओरल कैविटी, यहाँ से फूड हम खाएंगे। ये है नेज़ल कैविटी, मैं इसका मार्कर का थोड़ा सा कलर ज़्यादा कर लूँ। ये है हमारे पास ओरल कैविटी, ठीक है, और ये ऊपर है हमारे पास नेज़ल कैविटी, ठीक है। तो उसके बाद फाइनली जो भी चीज़ आ रही है नेज़ल कैविटी से एयर आएगी, एयर को मैं कि ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस डॉट से, और फूड को इससे डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो दोनों कहाँ हैं एक्चुअली, दोनों फेरिंग्स में आए हैं, ठीक है, दोनों फेरिंग्स में आए। फिर जो फूड है वो पीछे चला जाता है, यहाँ पर हमारे इसोफेगस होता है, फूड चला जाएगा इसोफेगस में, और एयर जो चला जाएगी ट्रैकिया और हमारे पास लैरिंग्स और ट्रैकिया में। तो जो कॉमन पाथवे है क्या है, वो फेरिंग्स है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपको ज़रूर पता होना चाहिए, बहुत पूछा जाता है ये। तो आंसर हो गया फेरिंग्स। अगला एमसीक्यू द एरिया बिटवीन टू लंग्स इज कॉल्ड, दो लंग्स के बीच के एरिया को मीडियस्टाइनम का नाम देते हैं। ये डायग्राम से देखेंगे, मैंने इसकी डायग्राम अटैच की थी, यहाँ पर होगी ये। देखिए ये है आपके पास राइट लंग, ये है आपके पास लेफ़्ट लंग, ठीक है, और ये इसके बीच में लंग्स के बीच में पूरा एरिया क्या है, ये मीडियस्टाइनम है। और हमें मीडियस्टाइनम में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, मीडियस्टाइनम में होता है हमारे पास इसोफेगस हमें मिलता है, हमें ट्रैकिया मिल जाता है, ठीक है, थाइमस मिल जाएगा। उसके बाद ब्लड वेसल्स होंगे, कुछ लिम्फ नोड्स होंगे। मेन इसोफेगस, ट्रैकिया और थाइमस ध्यान में रखें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया बिटवीन टू लंग्स इज कॉल्ड, तो मीडियस्टाइनम में आंसर हो गया। इसके बाद है हमारे पास अगला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर्म्स द गैस एक्सचेंज सरफेस। तो ऊपर भी देखा है एमसीक्यू वही आया हुआ है, एल्वेलाई होते हैं जहाँ पर गैसेज एक्सचेंज हो रही होती है, ऊपर भी 2 मरतबा देख चुके हैं। वेयर डज द ट्रैकिया लाई इन रिलेशन टू इसोफेगस। तो ये बड़ा आसान एमसीक्यू है, मैंने आपको यहाँ पर समझाया भी अभी कि ट्रैकिया इसोफेगस का रिलेशन क्या है। डायग्राम से दोबारा देखते हैं, ये डायग्राम पर देख लेते हैं हम। ये चीज़ मैं आपको दोनों डायग्राम से विजुलाइज करा दूंगा ताकि है बड़ी आसान मगर थोड़ा सा मुश्किल लगता है। आगे है आपके पास क्या है, ट्रैकिया, पीछे यहाँ से गुजरा होता है इसोफेगस, ठीक है। कोई भी चीज़ आगे हो, आगे वाली चीज़ को हम कहते हैं वेंट्रल, कोई चीज़ पीछे हो उसको नाम देते हैं डॉर्सल, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके बाद ये वाली डायग्राम से भी विजुलाइज करेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि वही होगा कि यहाँ पर है ट्रैकिया, इसके पीछे से यहाँ से इसोफेगस गुजरा होगा, ठीक है। तो इसीलिए सी शेप्ड होते हैं ना ट्रैकिया कह रहा हूँ। तो ये भी वही है वेंट्रल डॉर्सल वाला कॉन्सेप्ट। तो अब सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। वेयर डज दी ट्रैकिया लाई इन रिलेशन टू इसोफेगस, मतलब क्या कि ट्रैकिया कहाँ लाई करते हैं इन रिलेशन टू इसोफेगस। तो ट्रैकिया आगे था, इसोफेगस पीछे था। मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ आगे हो तो क्या होती है, वेंट्रल, ठीक है। तो ट्रैकिया आगे है, इन रिलेशन टू इसोफेगस क्या है, वेंट्रल है। उसके बाद ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ, ब्रीथिंग के 2 स्टेजेस होते हैं, एक इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में हवा हम एयर को अंदर लेंगे और एक्सपायरेशन में एयर को हम बाहर निकाल लेंगे। तो आंसर हो जाएगा 2 फेजेस। इसके बाद है दी लो लेवल्स ऑफ सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस बाय एल्वेओलर एपिथेलियम कॉजेज। अच्छा, अब यहाँ पर डिजीज़ का इन्होंने पूछा हुआ है। अब मैं 1 बाय 1 डिजीज़ आपको बता देता हूँ और इसको यहाँ से देख लेंगे। सबसे पहला एम्फीसीमा, ई से मैं लिख रहा हूँ। एम्फीसीमा में क्या होता है, एल्वेओलर जो हम देखें जो गैसेज एक्सचेंज के सरफेसेस हैं वो डैमेज हो जाते हैं एम्फीसीमा में। ये यूजुअली स्मोकर्स में ज़्यादा हमें मिलता है। उसके बाद क्या होगा, इसमें ज़्यादा एल्वेओलर डैमेज होगी तो सही तरह एयर एक्सचेंज नहीं होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, बंदा सही सांस नहीं ले पाएगा, कफ भी होती है इसमें,
ठीक है, सिंपल रखते हैं अभी। बी ऑप्शन है रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होता है कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है। क्यों ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, क्यों, क्योंकि सर्फेक्टेंट जो है वो कम प्रोड्यूस होता है। सर्फेक्टेंट, यही इसका आंसर है, यही पूछना चाह रहे हैं। अब सर्फेक्टेंट क्या है, सर्फेक्टेंट ऐसा एक मटेरियल है जो कि एल्वुलाई को ओपन रखता है, ठीक है, तो वो नहीं होगा, जब एल्वुलाई ओपन नहीं होंगे तो गैसीय एक्सचेंज से इतना नहीं हो पाएगी, तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस मैं ऊपर लिख के आपको बता देता हूँ क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं। ब्रोंकाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ब्रोंकियल ट्यूब कह रहे हैं आप, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस ही लिख देता हूँ, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस होगी तो क्या होगा, इसमें भी ज़ाहिर है ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी, कफ होगी। उसके बाद एस्थमा है, ये मैं बता दूँ सारी चीज़ें। इसके बाद है एस्थमा लास्ट। एस्थमा में क्या होता है कि एस्थमा में एयर वे जो है हमारा पूरा, जहाँ से हवा गुजरी होती है, इसकी नैरोइंग हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है। इसमें भी ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, मतलब इतना सांस नहीं ले पाएगा, और इसमें भी हमारे पास कफ होगी, कफ मतलब खांसेगा ज़्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें जो है वो सर्फेक्टेंट जो है वो उसमें मसला आता है। आगे है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यू टू। अब चेस्ट कैविटी का ज़ाहिर है हवा हम इंस्पायर करें तो चेस्ट कैविटी का स्पेस इंक्रीज़ होगा, हवा अंदर जाएगी, एयर अंदर जाएगी। अब क्यों इंक्रीज़ होता है, वो इसलिए इंक्रीज़ होता है क्योंकि मैं यहाँ पर यही डायग्राम देखेंगे, जो मैंने आपको डायग्राम ये वाली नहीं दिखाई, ये वाली, जब भी इंस्पायरेशन होगी तो मसल्स होते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल को आईसी से लिख रहा हूँ, वो क्या कर जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो जाता है, वरना डायफ्राम की शेप होती है डूम शेप, मतलब ऐसे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की तरफ फ्लैट हो जाता है, ताकि जो ऊपर इसने डूम शेप करके ऊपर जो वॉल्यूम कवर किया हुआ है वो नीचे हो जाए, यहाँ भी पूरी ये स्पेस बढ़ जाए, डूम शेप से फ्लैट शेप में आ जाता है। तो ये दो काम होते हैं, एक्सपायरेशन में उल्टा हो जाएगा, डायफ्राम दोबारा क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल क्या करेंगे, रिलैक्स कर जाएंगे, फिर इंटरनल इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, तो ये ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर ये डायफ्राम है, मैं ये डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ, ये डायफ्राम है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है इंस्पायरेशन के टाइम पे। ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, ये भी क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे इंस्पायरेशन के टाइम पे, और इंटरनल इंटरकॉस्टल रिलैक्स कर जाते हैं, सारा ऑपोजिट हो जाता है किसमें, एक्सपायरेशन में। अब यहाँ देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ डायफ्राम, यही आंसर हो गया। उसके बाद है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो 10 से 20% है, बट ये एक्चुअली होती है 20 to 25%, जो इसकी सही वैल्यू है। यहाँ पर सवाल में इन्होंने ये बता दिया तो हम कुछ कर नहीं सकते। फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद। अब होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट होने के 3 तरीके होते हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो मैं यहाँ पर नीचे मेंशन कर दूँ या इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं। कार्बन डाइऑक्साइड या तो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में। अब ये कैसे बनता है बाइकार्बोनेट आयन, ये होता है HCO3- ये आयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में मेनली ट्रांसपोर्ट होता है, जिस 70% हम कहते हैं इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। होता क्या है, RBC में, रेड ब्लड सेल्स में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, आके कंबाइन होगा, RBC के अंदर वाटर मौजूद होता है और बना लेता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड टूट जाता है दो चीज़ों में, एक H+ आयन में और CO3- में। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में ट्रांसफर होता है CO3- में 70%। तो जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट करना होगा, प्रोसेस रिवर्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ये होगी मेन। दूसरा तरीका होता है कि कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, ये जो है 20 to 25% ट्रांसपोर्ट होती है। कि जो हीमोग्लोबिन आपको पता है प्रोटीन है, प्रोटीन का एक अमाइन ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, तो ये जो हीमोग्लोबिन के अमाइन ग्रुप से अटैच होकर 20 to 25% ट्रांसपोर्ट होती है। थर्ड जो है प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती है, बड़ी बहुत कम क्वान्टिटी है, अराउंड 5 से 10% होती है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन इज फॉर्म इन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड ने बताया किससे कंबाइन होगा, यहाँ पर हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप से, ये आंसर हो जाएगा।
ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज फेवर डैश ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन, मतलब क्या कि टिश्यूज़ में ऑक्सीजन कम है, लो पार्शियल प्रेशर का मतलब यही है। तो ब्लड से ऑक्सीजन अब कहाँ आएगा, ब्लड से ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ में आना शुरू हो जाएगा, तो डिसोसिएशन होगी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब ये है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच है, अभी डिसोसिएट होगा तभी टिश्यूज़ में आएगा, तो इसकी डिसोसिएशन होगी और वो टिश्यूज़ में आ जाएगा, तो डिसोसिएशन इसका आंसर है। उसके बाद गैसेज एक्सचेंज इन एनिमल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड, तो सिंपल डिफ्यूजन से होती है। जैसे कि मैंने बताया था एल्वुलाई के अराउंड बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, ये अगर एल्वुला है इसके अराउंड बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, तो ऑक्सीजन एल्वुलाई से ब्लड में आ जाएगी डिफ्यूजन की मदद से, और ब्लड से जो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस चली जाएगी एल्वुलाई में ताकि ब्रीद आउट कर दी जाए डिफ्यूजन की मदद से, सिंपल डिफ्यूजन इन्वॉल्व होती है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड एज कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन, तो कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन अभी मैंने बताया कि कितने परसेंट होता है, 20-25%। तो अभी अगर आपको वो चीज़ दोबारा देखनी, थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके देख लें, तो 23% सबसे करीब आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि जो 10-20% है ये इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, बट 20-25% होता है हमारे पास जो असल इसकी वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर ये सवाल में देखनी, यहाँ पर भी इसीलिए 23% आ रहा है। उसके बाद अगला एमसीक्यू थी एवरेज अडल्ट ह्यूमन हैज़ अ लंग कैपेसिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, लंग कैपेसिटी जो है वो होती है टोटल अराउंड 5 लीटर्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सारी लंग्स की वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स एट रेस्ट और ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ, ये मैं सारी वैल्यूज़ आपको बता दूँ, फिर दोबारा कर लेंगे सॉल्व। यहाँ पर ये ग्राफ से हम समझेंगे सारी वैल्यूज़ को। देखिए हमारे पास जो टाइडल वॉल्यूम का मतलब ये है कि नॉर्मल आप ब्रीद इन करें ब्रीद आउट करें, वो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम के अराउंड जो वैल्यू होती है 500 मिलीलीटर होती है, या इसको आप दूसरी लफ्ज़ों में कह सकते हैं 0.5 लीटर इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये होगा टाइडल वॉल्यूम। अब एक टर्म है वो ये है कि इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम ये क्या है कि हम जब ज़ोर से सांस लें, अगर ज़ोर से सांस लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम। इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो टू बी एग्जैक्ट अगर करें तो 3100 मिलीलीटर होती है, मतलब 3.1 लीटर, पर राउंड ऑफ करके 3000 मिलीलीटर आप कह लें या 3 लीटर कह लें इसकी नॉर्मल वैल्यू। तो मैं सारा मिटा के 3 लीटर जस्ट लिख रहा हूँ स्पेस की वजह से, 3 लीटर्स, ठीक है। ये होगी इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम। अब अगर टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम दोनों को ऐड करें, जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनती है, यहाँ पर एरो से भी शो किया है, मतलब टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम, ये सारा वो वॉल्यूम जो हम इंस्पायर कर सकते हैं, तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा, 3 लीटर और 500 मिलीलीटर, तो 3500 मिलीलीटर कह लें या 3.5 लीटर कह लें, एक ही बात है, तो ये वैल्यू इसकी बन गई। अब जैसे इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम थी वैसे एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम है कि हम अगर ज़ोर से सांस को बाहर निकालें तो कितना निकाल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1100 मिलीलीटर, या आप राउंड ऑफ करके 1000 मिलीलीटर कह लें। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए 1.1 लीटर ही लिख देता हूँ, या 1 लीटर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसा वॉल्यूम होता है जो लंग्स से कभी नहीं निकलेगा, अगर सारी लंग्स से निकल जाए तो लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, लंग्स में हमेशा मौजूद होता है। इसकी वैल्यू होती है 1200 मिलीलीटर, या इसको आप 1.2 लीटर कह सकते हैं, ठीक है। 1.2 लीटर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी मैं मिटा रहा हूँ, 1.2 लीटर, ठीक है। अब एक चीज़ एक रह गई हमारे पास जिसको हम कहते हैं दो वैल्यूज एक्चुअली, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी होती है हम जितनी एयर लंग्स के अंदर ले सकते हैं या लंग्स से बाहर निकाल सकते हैं, उसको हम नाम देते हैं वाइटल कैपेसिटी का, एरिया वाइटल कैपेसिटी। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी। जब इसको सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 3 लीटर प्लस 0.5 लीटर जो है टाइडल वॉल्यूम है, प्लस 1.1 लीटर है आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सबको ऐड करें तो आई थिंक बन जाएगा 4.6 लीटर के अराउंड, और बन जाएगा 4.6 लीटर, ठीक है। एक चीज़ रह गई फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये रही फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है कि हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जितना हम ज़ोर से सांस को बाहर निकाल सकते हैं, और रेजिडुअल वॉल्यूम जो बाकी लंग्स में दोनों को ऐड करें तो 1.2 लीटर प्लस 1.1 लीटर जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.3 लीटर, ठीक है। तो इन जब सबको वैल्यूज़ को ऐड अप कर लेंगे तो आपके पास अराउंड जो है 5800 मिलीलीटर या 5.8 लीटर, या आप इसको 6 लीटर के अराउंड भी कह सकते हैं, ये वैल्यू बनती है। तो ऊपर जो था हमारे पास क्वेश्चन का टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, वो हमने कितनी मार्क की थी 5 लीटर, क्योंकि हमारा 6 लीटर का आंसर नहीं दिया हुआ था, तो इस वजह से हमने यहाँ पर 5 लीटर मार्क की थी। यहाँ देखें एवरेज एडल्ट ह्यूमन हैज़ लंग कैपेसिटी ऑफ 5 लीटर में दिया हुआ है, तो 6 लीटर नहीं है तो हम यही मार्क करेंगे।
अब कह रहे हैं टाइडल वॉल्यूम में रेस्ट कितना होता है। टाइडल वॉल्यूम 0.5 लीटर होता है या हमारे पास 500 मिलीलीटर होता है। मैंने आपको सारी चीज़ बता चुका हूँ। अगला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट रिस्पिरेटरी पिगमेंट। रिस्पिरेटरी पिगमेंट के लिए कौन सी चीज़ करेक्ट है, वो ये होती है कि हमारे पास जो देखिए दो चीज़ें होती है, हीमोग्लोबिन जो ब्लड में मौजूद है और मायोग्लोबिन जो मसल में होता है, और मसल में ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है ताकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कम हो जाए तो मसल से ऑक्सीजन को निकाल के यूज़ कर लिया जाए। हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बाइंड करता है, मायोग्लोबिन 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बाइंड करता है, बट बहुत टाइटली बाइंड कर लेता है हीमोग्लोबिन के मुकाबले में। तो सी ऑप्शन देखें, मायोग्लोबिन हैज़ मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन, तो यही इसका आंसर है। अगला एमसीक्यू जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर रिलेटेड टू मेल न्यूट्रिशन। देखिए मेल न्यूट्रिशन की वजह से ना तो हमारे पास कैंसर हो सकता है, ना तो एम्फीसीमा ज़ाहिर है जो एल्वेलर ब्रेक डाउन है वो भी नहीं है, एस्थमा नैरिंग ऑफ एयरवेज भी नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। तो अगर मेल न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आके हमारे पास जो एमसीक्यू एक एमसीक्यू रह गया, ब्रेक डाउन ऑफ थिन वॉल एल्वेलाई। मैंने आपको ऊपर दूसरे तीसरे एमसीक्यू में बताया था, जो वॉल एल्वेलाई जब ब्रेक डाउन होते हैं तो एक कंडीशन है जिसका हम नाम कहते हैं एम्फीसीमा हो जाता है। तो हमने ये डिस्कस ऊपर कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये एमसीक्यू एंड होते हैं रिस्पिरेशन के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के एमसीक्यू देखेंगे।